तो आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान कल होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए विशेष तैयारी कर रहे हैं। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान छात्र अनदेखा बिल्कुल न करें। यह कंटेंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो चलिए बिना किसी देरी किए अपन शुरू करते हैं। कल विज्ञान के होने वाले पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न का कंटेंट लेकर हम उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न इस प्रकार का आएगा, सही विकल्प चयन कर लिखिए। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्न में से द्रव्य धातु है सोडियम, पारा, आयोडीन और चांदी। तो द्रव्य धातु कौन सा है? पारा है। यह एक द्रव्य धातु है, इसको हाथ में भी रखा जा सकता है, द्रव्य होती है ये। तो निम्न में से द्रव्य धातु है तो वह पारा होगी। अगला प्रश्न, कौन सी स्थिति जल के वाष्पीकरण में वृद्धि करती है करेगी? मान लो जल है, उसका वाष्पीकरण में वृद्धि कौन सी स्थिति करेगी? तो जल के ताप में अगर वृद्धि होगी तो वह जल के वाष्पीकरण में वृद्धि करेगी। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सी अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है? द्रव्य, ठोस, गैस और प्लाज्मा। तो अपना उत्तर आ जाएगा प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। आयोडीन, अगला प्रश्न है, आयोडीन का फिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? ठीक है, आयोडीन का फिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? एल्कोहल में आयोडीन, एल्कोहल में आयोडीन घोलने पर बनता है। अब देखो अगला प्रश्न, तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था? तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था? तो रॉबर्ट बायल ने। यह रॉबर्ट बायल ने इसका प्रयोग किया था। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, HDSOOPNA। तो अपना हो जाएगा Na। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है Na। अगला प्रश्न लेते हैं, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है तो वो द्रव्यमान होता है 32। कौन सा होता है? 32। नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक है, नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक N है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है MgCl2, MgCl2। ठीक है। प्रश्न अगला, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नियम को सफलतापूर्वक समझाया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नियम को सफलतापूर्वक समझाया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम को। ठीक है, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के नियम को सफलतापूर्वक समझाया। तो किसने कैसे समझाया? द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम को। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो उत्तर अपना हो जाएगा J.J. थॉमसन ने। J.J. थॉमसन ने। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, सबसे पहले किस कण की खोज हुई? सबसे पहले किस कण की खोज हुई? तो वो हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। कोशिका का रसोई घर किससे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोशिका का रसोई घर किससे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट को। DNA के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, DNA के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। जीन बोलते जाओ, क्या है? जीन। लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं तो किस में होते हैं? गाल्जी तंत्र में। किस में होते हैं? गाल्जी तंत्र में। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं DNA एवं प्रोटीन से। किससे? DNA एवं प्रोटीन से। ठीक है, गुणसूत्र बने होते हैं DNA एवं प्रोटीन से। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संवहन होता है। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संवहन होता है जाइलम द्वारा। किससे होता है? जाइलम द्वारा। जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है कंडरा। क्या है? कंडरा। ठीक है। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है तो वो हो जाएगा न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन। जड़त्व की माप है, जड़त्व की माप है क्या है? द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने।
गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो सर आइजैक न्यूटन ने। जी का मान सामान्य तो होता है, जी का मान सामान्य तो होता है 9.8 ms-2। ठीक है, जी का मान सामान्य तो होता है 9.8 ms-2। अगला प्रश्न, कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। जब अपन कार्य करने में क्षमता प्राप्त कर लेते हैं तो ऊर्जा कहा जाता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। देखो, कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है? जूल। ठीक है, बांध में संग्रहित जल में ऊर्जा होती, बांध बने होते, बांध में संग्रहित जो जल में ऊर्जा होती उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, किसमें होता है? ठोस में सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? ठोस में सबसे अधिक होता है। ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे। ठीक है, चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित तरंग होती है, चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित तरंग होती है। पराध्वनि पराश्रव तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं उसको। पराध्वनि पराश्रव तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग। खरपतवार के उदाहरण है, खरपतवार जो फसलों में उग जाते हैं अपने आप, उन खरपतवारों के क्या है बेटा? उदाहरण है। कौन कौन से आ जाएगी? एक तो आपका आ जाए गाजर घास, मोथा, जावी, चोलाई, खोकरू, हिरनखुरी, जंगली जवार आदि। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन ये इतने खरपतवार के उदाहरण हैं। बहुविकल्प के बाद आपके प्रश्न पत्र में अगला प्रश्न रिक्त स्थान वाला आएगा। तो परक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं, परक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। कक्ष ताप पर एक द्रव के वाष्पन से प्रभाव होता है, कक्ष ताप पर एक द्रव के वाष्पन से प्रभाव होता है तो शीतलता का, किसका होता है? शीतलता का प्रभाव होता है। प्रश्न नंबर अगला, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगी तो जल की भौतिक अवस्था तरल ही होगी, द्रव्यमय होगी। ठीक है, ठीक है। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है? तो पदार्थ कितनी अवस्था में होता है? तीन अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में होता है। मिल्की ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में परीक्षण माध्यम होता है, द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य। विलयन एक मिश्रण होता है, कौन सा? समांगी मिश्रण। ठीक है। बर्फ का गलनांक होता है 273 के, कितना होता है? 273 के। बर्फ का गलनांक होता है 273 के। निश्चित आवेश युक्त परमाणु का समूह कहलाता है, निश्चित आवेश युक्त परमाणु का समूह कहलाता है बहुपरमाणुक आयन। क्या कहलाता है? बहुपरमाणु आयन। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 U। क्या होता है? 35.5 U। ठीक है, 35.5 U। केनाल किरणों की खोज के द्वारा की गई है। ठीक है, केनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा की गई है। अल्फा कण, कौन सा आ गया बेटा? अल्फा कण। अल्फा कण पर किरणन प्रयोग द्वारा की खोज संभव हुई परमाणु नाभिक के द्वारा। किसके? परमाणु नाभिक के द्वारा। अगला प्रश्न, प्लास्टिड प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। गुणसूत्र के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? DNA के। गुणसूत्र बने होते हैं, किसके बने होते हैं? DNA के। रुधिर कणिकाओं का अस्तर से बना होता है, रुधिर कणिकाओं का जो अस्तर, जो अंदर बिस्तरी अस्तर होता है, वो किससे बना होता है? तो शल्की उपकला के द्वारा। किसके? शल्की उपकला के द्वारा। ठीक है। हमारे शरीर में गति के लिए उत्तक उत्तरदायी है, कौन सी? मांसपेशी उत्तक। कौन सा? मांसपेशी उत्तक। एक दोलन को पूरा करने की समय अवधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता? आवर्तकाल। एक दोलन को पूरा करने की समय अवधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आवर्तकाल। कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणित विस्थापन।
समझ में आ गया? कार्य बराबर होगा तो बल गुणित क्या होगा? विस्थापन। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, जब अपन काम करते हैं तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि की मापन इकाई है रिक्त स्थान, तो कौन सी इकाई है? डेसिबल। क्या हो जाएगा? डेसिबल। ठीक है। अब अपना अगला प्रश्न जो आएगा तुम्हारे प्रश्न पत्र में, वो आएगा सत्य असत्य लिखिए। क्या आएगा? सत्य असत्य लिखिए। ठोसों की संपीड्यता नगण्य होती है, सत्य। ठोसों की संपीड्यता नगण्य होती है, सत्य। विलयन एक सामग्री मिश्रण होता है, सत्य। ये उधर आपका बही विकल्प भी आया था, सत्य असत्यम भी आएगा, सही जोड़ी भी हो सकता है। लेकिन ये सभी प्रश्न इस प्रकार आ सकते हैं, आपको ध्यान देना है। विलयन एक सामग्री मिश्रण होता है तो सत्य। परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में रहता है क्या? नहीं, ये हो जाएगा असत्य। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, सत्य। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, सत्य। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, क्या ये बात सत्य है? सत्य। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, सत्य। किसी पिंड का त्वरण उस पर आरोपित कुल बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, असत्य। ठीक है, किसी पिंड का त्वरण उस पर आरोपित कुल बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, असत्य। अब सही जोड़ी बनाना है। क्या बनाना है? सही जोड़ी। अब सही जोड़ी बनाने के लिए सीधा सीधा सामने ही उसका उत्तर सही लिखा है मैंने, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, परीक्षा में ऐसे सामने सामने नहीं आएगा, लेकिन मैंने सीधा उत्तर सामने लिखने का प्रयास किया है। ठोस का सीधे गैसों में परिवर्तन होता है तो उसको कहेंगे ऊर्ध्वापातन। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2। ठीक है, शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस CO2। समझ गए? ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है, एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, एक रासायनिक तत्व है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन भी है। जैसे जलाने पर मोमबत्ती का द्रव्य नीचे गिर जाता है, उसको वापस अपन भौतिक अवस्था का मतलब जो मूल अवस्था में वापस ला सकते हैं। अमोनियम है तो NH4, अमोनियम तो NH4। सोडियम Na, पोर्टियम और ड्यूटेरियम है हाइड्रोजन के समस्थानिक। किसके है ये? हाइड्रोजन के समस्थानिक। अगला प्रश्न, अगला जो है जेम्स चैडविक का संबंध किससे? न्यूट्रॉन से। किससे है? न्यूट्रॉन। कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। कोशिका, रॉबर्ट हुक, यानी कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। कोशिका संबंध किससे है? रॉबर्ट हुक से। रेखित पेशी है, ऐच्छिक पेशी। रेखित पेशी है वो कैसी है? ऐच्छिक पेशी। गति का नियम, कुछ और प्रश्न विकल्प वाले ले लेते हैं अपन ताकि और आपको समझ में आ जाए। गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। यह पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं। अब आगे चलते। एकांकी समय में किसी वस्तु में जो विस्थापन होता है वह कहलाता है वेग। एकांकी समय में किसी वस्तु में जो विस्थापन होता है वो कहलाता है वेग। एक सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होता है कहलाता है त्वरण। एक सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होता है वह कहलाता है त्वरण। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण होगा। उत्तर होगा a बराबर v माइनस u बटे t। समझ गए? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक होता है ms माइनस 1। ठीक है, एक कण r त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ में घूम रहा है। आधा वृत्त घूमने के पश्चात उसका विस्थापन होगा 2r। क्या होगा? 2r। उसका विस्थापन हो जाएगा 2r। वेग परिवर्तन की दर है त्वरण। वेग परिवर्तन की दर है त्वरण। अब रिक्त स्थान कुछ और ले लें, महत्वपूर्ण है। न्यूटन का नियम जड़त्व पर आधारित है। प्रथम नियम सत्य। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के आधार पर आधारित है। ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। यदि वस्तु की गति का पथ सरल रेखीय हो तो ऐसी गति कहलाती है सरल रेखीय गति। क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। गति की अवधारणा को वैज्ञानिक आधार गैलीलियो और न्यूटन ने प्रदान किए। ठीक है, गति की अवधारणा को वैज्ञानिक आधार गैलीलियो और न्यूटन ने प्रदान किया। खालिस्तान में गैलीलियो और इधर न्यूटन आ जाएगा।
वेग एक राशि है, क्या है? सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। ठीक है। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग रहता है नियत। क्या रहता है? नियत। यदि वस्तु विराम अवस्था से गति प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग होता है शून्य। कोई वस्तु यदि विराम अवस्था से गति प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग जो होता है वो शून्य होता है। एकांकी समय में किसी वस्तु में जो विस्थापन होता है उससे कहते हैं वेग हो जाएगा। क्या होता? वेग। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं तो त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच विस्थापन होता है। क्या होता है बेटा? विस्थापन वो न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन। ठीक है। सत्य असत्य छांटिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। त्वरण एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। सत्य। त्वरण एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। सत्य। किसी पिंड का त्वरण उस पर आरोपित कुल बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पीछे आगे भी बताया था मैंने। ये असत्य हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता। गति का सबसे साधारण प्रकार रेखीय गति है। सत्य। गति का सबसे साधारण प्रकार रेखीय गति है। सत्य। ठीक है। गति का सबसे साधारण प्रकार रेखीय गति है। सत्य। स्वचालित वाहनों में उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे ऑडोमीटर कहते हैं। सत्य। उसे ऑडोमीटर कहते हैं। यह बात क्या है? सही जोड़ी। और देखिए, त्वरण का एसआई मात्रक है ms-2। लोलक की गति है सरल आवर्त गति। लोलक की गति होगी तो सरल आवर्त गति कहलाएगी। अदिश राशि है दूरी और दूरी का मात्रक है ओडोमीटर। त्वरण वेग परिवर्तन की दर। त्वरण क्या है? तो वेग परिवर्तन की दर। अब यहां लिखेंगे एक शब्द है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। संवेग का मात्रक लिखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का मात्रक लिखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। दीवार घड़ी के पेंडुलम की एक आवर्ती। पेंडुलम देखा हुआ हिलता रहता। ठीक है। दीवार घड़ी में कोई वस्तु समान वेग से गतिमान है तो उस वस्तु का त्वरण होगा शून्य। ठीक है। कोई वस्तु समान वेग से गतिमान है तो उस वस्तु का त्वरण होगा शून्य। क्या होगा? शून्य। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो चली गई दूरी। क्या मापता है? चली गई दूरी। वर्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एथलीट। वर्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एथलीट किस गति का एक उदाहरण है? त्वरित गति। कौन सा? त्वरित गति। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। अब देखो ऐसा प्रश्न आएगा। अभी अपन लघुत्तरी प्रश्न लेते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न। त्वरण क्या है? किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड ms-2 है। ठीक है। अगला प्रश्न। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। अदिश राशियां कहलाती है। इसमें उदाहरण दूरी, चाल, घनत्व आदि। ठीक है। अब सदिश राशियां देखो, दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह प्रश्न परीक्षा में पूरी तरह से आने की संभावना है। सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियां कहलाती है। विस्थापन, वेग और त्वरण। अगला प्रश्न अपना आ जाएगा। एक समान गति क्या कहलाती है? उदाहरण दीजिए। एक समान गति, जब कोई वस्तु समान अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। समझ गए आप? जब कोई वस्तु समान अंतराल के समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को हम एक समान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के चारों ओर घूमना या चंद्रमा की गति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दूरी और विस्थापन। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम
दूरी को विस्थापन कहते हैं। नंबर 2, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का मान कभी शून्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, सदैव धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। दूरी वस्तु द्वारा दिए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। प्रश्न अगला, दो या अधिक दूरियों का योग उनके संख्यात्मक मानों के योग के सदैव बराबर होता है। दो या अधिक विस्थापनों का योग उनके संख्यात्मक मानों के योग के बराबर या कम हो सकता है। ठीक है, अब और कुछ बहुविकल्प वाले प्रश्न भी इसमें आ गए हैं, ले लेंगे। समान आकार के पत्थर एवं फुटबॉल में जड़त्व अधिक होगा, तो पत्थर में जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि पत्थर कम हिले डुलेगा, लेकिन फुटबॉल आसानी से हिल जाएगा। ठीक है, चलो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब अपन अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर हो है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है? जब गाड़ी को खींचने के लिए घोड़ा पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे की तरफ धकेलता है, तो न्यूटन की गति के तरती नियमानुसार धरती की सतह भी घोड़े के पैरों पर उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके कारण गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न लेंगे, संतुलित बल किससे कहते हैं? संतुलित बल किससे कहते हैं? संतुलित बल वे बल जो किसी वस्तु पर आरोपित करने पर उस वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं करते, संतुलित बल कहलाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, जड़त्व से आप क्या समझते हैं? जड़त्व से आप क्या समझते हैं? जड़त्व वस्तुओं का वह गुण जिसके द्वारा वह उसकी गति या विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा, आते रहते हैं और आते हैं। न्यूटन के गति के 3 नियमों को लिखिए। न्यूटन के गति के 3 नियम है, उसमें से कोई भी एक नियम आ सकता है। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से गतिमान है तो वह उसी तरह गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए। समझ गए? हाँ बेटा, ये ऐसा आएगा। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु की संहति एवं उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल F बराबर द्रव्यमान A गुणित त्वरण A। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे अगला प्रश्न अपन गाड़ी घोड़ा वाला है नहीं, वैसा ही इसका तृतीय नियम के बारे में आया था। गलनांक किससे कहते हैं, या गलनांक की परिभाषा लिखिए। तो गलनांक वह स्थिर ताप है जिस पर गर्म करने से ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वाष्पीकरण से या वाष्पन से आप क्या समझते हैं? वाष्पीकरण किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना को वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। गर्मियों में मटके या घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती है, जबकि मटके की दीवार की बाहरी सतह से जल वाष्पीकृत होता है, तो यह मटके के जल से वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा को ले लेता है, जिसके कारण यह ठंडा हो जाता है, परिणाम स्वरूप जल का तापमान गिर जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है, इसीलिए हमें शीतलता मिलती है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रस्तुत उष्मा के प्रसुप्त उष्मा
के बराबर उष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, इसीलिए शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, अतः हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में सरलता से वाष्पीकृत हो जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निक्षेपण किससे कहते हैं? अगला प्रश्न, निक्षेपण किससे कहते हैं? एक उष्मीय गतीय प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस ठंडी होकर सीधे ठोस बन जाती है, निक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। मिश्रण और यौगिक में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिश्रण और यौगिक में अंतर आपकी परीक्षा उपयोगी प्रश्न। मिश्रण यौगिक, मिश्रण दो या अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। ठीक है, मिश्रण क्या? दो या अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात से बनता है। यौगिक दो या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। मिश्रण समांगी अथवा विषमांगी हो सकते हैं। ठीक है, मिश्रण समांगी अथवा विषमांगी हो सकते हैं। यौगिक सदैव समांगी होते हैं। यौगिक सदैव समांगी होते हैं। थोड़ा लिखने में थोड़ा हो गया है। मिश्रण में सहायक पारदर्शी के गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण में संगठक पारदर्शी गुण विद्यमान होते हैं, जबकि यौगिक में संगठक तत्वों के गुण बदल जाते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्या है? मिश्रण में संगठक पदार्थों का भौतिक रीतियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण में संगठक पदार्थों को भौतिक रीतियों पृथक किया जाता है, जबकि यौगिक के संगठक तत्वों को भौतिक रीतियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। समांगी मिश्रण विलयन को छोड़कर के बनने में ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है, जबकि यौगिक के बनने से ऊर्जा परिवर्तित होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? किसी अभिक्रिया में अभिकारों को तथा उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, ये उत्तर को भी इसमें तुमने लिख दिया। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम क्या है? ठीक है बेटा, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम क्या है? एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों को निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, उसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम क्या है? एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, उसे निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में आने योग्य प्रश्न। अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। अणु और परमाणु, अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, जबकि परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना बहुत ही, थॉमसन का परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। थॉमसन का परमाणु मॉडल, परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें इधर उधर इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह धसे रहते हैं। तरबूज के बीज की तरह धसे रहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु के समान होते हैं, इसीलिए परमाणु उदासीन होते हैं। अगला प्रश्न, हीलियम नियान एवं आर्गन की संयोजकता शून्य क्यों होती है? हीलियम नियान आयन आर्गन की संयोजकता शून्य क्यों होती है? हीलियम के एकमात्र ऊर्जा कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि आर्गन एवं नियान के संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, क्योंकि इनके संयोजकता कोशों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, इसीलिए अन्य तत्वों के साथ संयोजित होने की इनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, इसीलिए इनकी संयोजकता शून्य होती है। अभी आज के अभ्यास प्रश्न पत्र में अंतिम प्रश्न ले रहे हैं अपन, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझे और सुने। पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखिए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य आ सकता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती किसमें? जंतु कोशिका में। सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी होती है। लवक नहीं पाए जाते हैं,
इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। किसमें? इसमें लवक नहीं पाए जाते और इसमें पाए जाते हैं हरित लवक पाए जाते हैं। रिक्तिकाएं नहीं होती है अथवा बहुत कम होती है। रिक्तिकाएं या तो नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है। बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका में। तारक काय सेंड्रोसोम व्यापक रूप में पाया जाता है। ठीक है, तारक काय केवल शैवालों में पाया जाता है, शेष सभी कोशिकाओं में तारक काय नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय कोशिका एक खास इरादे खास द्वारों में दो भागों में बढ़ती है, जो बाहर से अंदर की ओर बढ़ती है। ठीक है, जो बाहर से अंदर की ओर बढ़ती है। कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिका के मध्य एक पट्टिका बनती है जो अंदर से बाहर की ओर बढ़ती है। अंदर से बाहर की ओर बढ़ती है। भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है ना। भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। पादप कोशिका में भोज्य पदार्थ मंड के रूप में संचित रहता है। जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इस प्रकार कल होने वाली वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं विज्ञान का हमने एक महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत किया है और इस कंटेंट को पूरी तरह से देखें, सुने, समझे, क्योंकि यह परीक्षा उपयोगी कंटेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। इन सभी प्रश्न के उत्तरों का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छी तरह से तैयारी करना और हमारे YouTube चैनल को अविगत धारा YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।